आज से 66 मिलियन साल पहले इस धरती पर एक ऐसी दुनिया बसती थी जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे हम क्रिटेशियस पीरियड का आखिरी चैप्टर कहते हैं। ये इंसानों की दुनिया नहीं थी, ये थी देवताओं की दुनिया, जायंट्स की दुनिया, ये थी डायनासोर्स की दुनिया। इमेजिन कीजिए, नॉर्थ अमेरिका के विशाल मैदानों में हजारों ट्राइसेरेटॉप्स के झुंड अपने बच्चों को घेरे हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके 3 बड़े सींग सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं, जो उनके सबसे बड़े दुश्मन को दूर रहने की चेतावनी देते हैं। उनके आसपास एडमोंटोसॉरस जैसे डग बिल डायनासोर अपने अजीब क्रैश से आपस में बात कर रहे हैं, एक ऐसी जबान में जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। जमीन पर एक एंकिलोसॉरस, एक चलता फिरता जिंदा टैंक जिसकी पीठ पर हड्डियों का कवच है और पूंछ पर एक भारी गदा आराम से पत्ते खा रहा है। बेवकूफ, आसमान में गिरगिट जैसे टेरोसॉरस नहीं बल्कि क्वेटज़ल्कोअट्ल जैसे अजीम शान जीव उड़ रहे हैं, जिनके पंख एक छोटे हवाई जहाज के बराबर थे। वो नीचे बहती नदियों में अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं और उन्हीं जंगलों के अंधेरे में एक शिकारी इंतजार कर रहा है, एक नाम जिसे आज भी सुनकर डर लगता है, टायरेनोसोरस रेक्स। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उस दुनिया का अंत था। उसकी सूंघने की शक्ति बेजोड़ थी, उसके जबड़े हड्डियों को ऐसे तोड़ सकते थे जैसे हम ब्रेड स्टिक्स को तोड़ते हैं। वो उस इकोसिस्टम का अनडिस्प्यूटेड किंग था। समंदर भी कम नहीं थे, वहाँ मोसासॉरस जैसे 15 मीटर लंबे समुद्री राक्षस राज करते थे, जिनके जबड़ों में बड़े बड़े दांत थे। समंदर उनके आगे कांपता था। ये दुनिया 150 मिलियन सालों से चल रही थी, एक ऐसी दुनिया जो स्टेबल और वाइब्रेंट थी। उन सब जीवों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये दुनिया कुछ ही दिनों की मेहमान है, क्योंकि उनसे लाखों करोड़ों मील दूर स्पेस के अंधेरे में एक अनजान मुसाफिर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, एक तबाही का दूत जिसे इस वाइब्रेंट दुनिया को हमेशा के लिए मिटा देना था। हम सबने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, एक जायंट एस्टेरॉइड आसमान से गिरा और उसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सिंपल है? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम टाइम ट्रेवल करके उस आखिरी दिन में जाने वाले हैं जब धरती ने अपना सबसे बड़ा रीसेट बटन दबाया। हम एक ऐसी जांच पड़ताल करेंगे जो 66 मिलियन साल पुरानी है और उस असली कल्प्रिट को ढूंढ निकालेंगे जिसने डायनासोर्स का धरती से नामो निशान मिटा दिया। द क्लासिक सस्पेक्ट, पुराना मुजरिम कौन? तो दोस्तों चलिए इस कॉस्मिक इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 में। एक टीम थी जिसमें नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट लुइस एल्वारेज, उनके बेटे और जियोलॉजिस्ट वॉल्टर एल्वारेज और 2 केमिस्ट फ्रैंक एसारो और हेलन माइकल शामिल थे। वो इटली में कुछ पुरानी चट्टानों की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। उन्हें चट्टान की लेयर्स के बीच एक पतली सी काली रंग की मिट्टी की लेयर मिली। इस लेयर को आज हम केपीजी बाउंड्री कहते हैं, के क्रिटेशियस पीरियड के लिए जब डायनासोर जिंदा थे, और पीजी पेलेजियन पीरियड के लिए जो उनके बाद शुरू हुआ। ये काली लाइन एक जियोलॉजिकल टूमस्टोन की तरह थी, जो एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का निशान था। उन्होंने इस मिट्टी का सैंपल लिया और उसे केमिकल एनालिसिस के लिए लैब में भेजा। जब रिजल्ट आए तो वो सब हैरान रह गए। इस मिट्टी में इरिडियम नाम का एलिमेंट आम मिट्टी से 300 गुना ज्यादा था। अब इरिडियम एक बहुत ही खास एलिमेंट है। जब धरती बन रही थी और पिघली हुई हालत में थी, तो इरिडियम जैसे एलिमेंट्स ग्रेविटी के कारण धरती के कोर में यानी केंद्र में डूब गए। इसीलिए धरती की ऊपरी सतह पर यानी क्रस्ट पर इरिडियम बहुत ही कम मिलता है। लेकिन एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स में इसकी भरमार होती है, क्योंकि वो सोलर सिस्टम के उस ओरिजिनल मटेरियल से बने हैं जिसमें सब कुछ मिक्स था। ये एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट था, एक ऐसा सबूत जो चीख चीख कर कह रहा था कि कोई चीज आउटर स्पेस से आकर धरती से टकराई थी। इसी खोज ने इम्पैक्ट थ्योरी को जन्म दिया कि एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड धरती से टकराया और उसके बाद जो हुआ वो पृथ्वी के इतिहास का सबसे बुरा दिन था। लेकिन सवाल ये था कि ये एस्ट्रॉइड आया कहां से था। फॉर डिकेड्स हमारे कॉस्मिक डिटेक्टिव का सबसे बड़ा सस्पेक्ट था मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये मार्स और जुपिटर के बीच में लाखों करोड़ों चट्टानों का एक कॉस्मिक हाईवे है, जहां अलग अलग साइज के पत्थर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना था कि इन्हीं चट्टानों में से कोई एक शायद किसी दूसरे पत्थर से टकराया या जुपिटर की ग्रेविटी से थोड़ा भटककर
धरती की तरफ आ गया होगा। ये थ्योरी काफी लॉजिकल थी और काफी टाइम तक भी चली, लेकिन इस थ्योरी के साथ एक प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा और हमने उस इम्पैक्ट साइट को ढूंढ निकाला, मैक्सिको के युकतान पेनिनसुला के पास समुद्र के नीचे छिपा 150 किलोमीटर चौड़ा चिकसिलप क्रेटर, वहां से मिले सबूत इस क्लासिक सस्पेक्ट की कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। क्रेटर से निकाले गए कोर सैंपल्स की केमिकल कंपोजिशन मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट के आम पत्थरों से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया है। केस में एक नए लीड की जरूरत थी और वो लीड छिपी थी उस पत्थर की असली पहचान में। तो अगर वो एस्ट्रॉयड बेल्ट का एस्ट्रॉयड नहीं था तो फिर वो कौन था? यहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन एक नया और ज्यादा अंधेरा मोड़ लेती है। द न्यू एविडेंस, नए सबूत, नए मुजरिम। जब एक केस ठंडा पड़ जाता है तो डिटेक्टिव नए सुराग ढूंढते हैं। हमारे केस में नए सुराग मिले उस समुद्र के नीचे दबे चिकसिलप क्रेटर के दिल से। साइंटिस्ट ने समुद्र में एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म लगाया और उस गड्ढे के अंदर जमीन के कई किलोमीटर नीचे तक ड्रिल किया। उन्होंने वहां से रॉक कोर सैंपल्स निकाले जो एक तरह से उस दिन का टाइम कैप्सूल थे। उन्होंने उस 66 मिलियन साल पुरानी मिट्टी को फोरेंसिक लैब में डाला और उसकी केमिकल फिंगरप्रिंटिंग की, और उन्हें जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें पता चला कि ये एस्ट्रॉइड एक खास किस्म का था जिसे कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट कहते हैं। चलिए इस नाम को तोड़ते हैं। कॉन्ड्राइट का मतलब है कि इस पत्थर में छोटे छोटे गोल दाने थे जिनको कॉन्ड्रुलिस कहते हैं। ये सोलर सिस्टम के बनने के वक्त पिघले हुए डस्ट की बूंदे हैं, और कार्बोनेशियस का मतलब है कि ये कार्बन रिच कंपाउंड जैसे कि एमिनो एसिड और यहाँ तक कि पानी से भरपूर था। ये ऐसे पत्थर होते हैं जो सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में उस फ्रॉस्ट लाइन के आगे बने थे, जहाँ इतनी ज्यादा ठंड थी कि पानी और दूसरे गैसेस बर्फ बनकर जम गए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में बहुत कम पाए जाते हैं। वहाँ के लगभग 95% एस्ट्रॉयड ड्राई रॉक की एस टाइप या एम टाइप होते हैं। कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स यानी सी टाइप एस्ट्रॉयड वहाँ एक माइनॉरिटी हैं। तो अचानक से इतना बड़ा 10 किलोमीटर का कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट कहाँ से आ गया? इसका जवाब मिला सोलर सिस्टम के एक ऐसे अंधेरे और ठंडे कोने में जहाँ सूरज की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुँचती। एक ऐसी जगह जो जुपिटर के भी पार है। नया क्राइम सीन था हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बाहरी इलाका, जिसे हम ऑट क्लाउड कहते हैं। ऑट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम को घेरने वाला बर्फीले ऑब्जेक्ट्स का एक विशाल गोलाकार खोल है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको पार करने में लाइट को भी 1 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। यहाँ अरबों खरबों कॉमेट्स रहते हैं, बर्फ, पत्थर और धूल के गंदे गोले, और यहाँ के ऑब्जेक्ट्स केमिकल तौर पर कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट से बहुत मिलते जुलते हैं। नई थ्योरी ये कहती है कि डायनासोर्स का कातिल कोई आम एस्ट्रॉइड नहीं था, बल्कि डीप स्पेस से आया एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट था, एक आवारा भटकता हुआ मुसाफिर जो हमारे सोलर सिस्टम के अंधेरे बर्फीले इलाके से अपनी राह भटक गया था। ये बिल्कुल एक हॉलीवुड थ्रिलर जैसा है, जहाँ असली कातिल वो निकलता है जिस पर किसी को शक भी नहीं था, जुपिटर, द कॉस्मिक गॉडफादर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी दूर से ऑट क्लाउड से कोई चीज धरती तक कैसे पहुंच सकती है। इस कहानी में एक और पावरफुल कैरेक्टर है जो अनजाने में इस जुर्म का सबसे बड़ा साथी बना। वो है हमारे सोलर सिस्टम का बिग ब्रदर, इस कहानी का कॉस्मिक गॉडफादर, ग्रहों का राजा, जुपिटर। जुपिटर इतना बड़ा और मैसिव है कि उसकी ग्रेविटी एक कॉस्मिक स्लिंगशॉट की तरह काम करती है। ये सूरज के बाद हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पावरफुल चीज है। ये अपनी ताकत से छोटी बड़ी चीजों को या तो सोलर सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर फेंक देता है या फिर उन्हें अंदर की तरफ सूरज की तरफ धकेल देता है। कई बार ये हमें बचाता है, इसीलिए इसे अर्थ का प्रोटेक्टर भी कहते हैं। लेकिन इस बार इसने उल्टा काम किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर्स पर एडवांस सिमुलेशंस रन किए। उन्होंने ऑट क्लाउड से आने वाले कॉमेट्स के रास्ते को आने वाले लाखों साल के लिए मॉडल किया। उन्होंने पाया कि जुपिटर की ग्रेविटी ही वो ट्रिगर थी। उनकी थ्योरी कुछ ऐसी है, एक विशाल लॉन्ग पीरियड कॉमेट ऑट क्लाउड से भटकता हुआ इनर सोलर सिस्टम की तरफ आया। जुपिटर के पास से गुजरते वक्त जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी ने उसे पकड़कर उसके रास्ते को मोड़ दिया। अब ये कॉमेट एक नए खतरनाक रास्ते पर था जो उसे सूरज के बहुत ज्यादा करीब से ले जा रहा था।
ऐसे कॉमेट्स को सन ग्रेजर्स कहते हैं। जब ये विशाल बर्फीला पहाड़ सूरज के इतने पास पहुंचा तो सूरज की ग्रेविटी और गर्मी ने उस पर असर करना शुरू कर दिया। उसने उस कॉमेट को तोड़ना शुरू कर दिया। वो विशाल कॉमेट कई टुकड़ों में टूट गया और इन्हीं टुकड़ों में से एक, जो खुद भी माउंट एवरेस्ट से बड़ा था, अपनी तबाही की यात्रा पर निकल पड़ा। मॉडल के अनुसार इस तरह के सनक्रेजर कॉमेट्स के टूटने से धरती से टकराने वाले टुकड़ों की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। जुपिटर ने अनजाने में ही सही पर उस लोडेड गन का ट्रिगर दबा दिया था। उसने उस ऑड क्लाउड के शांतवासी को एक अस्त्र बनाकर सूरज के पास भेजा और सूरज ने उसे तोड़कर उसके एक हिस्से को धरती के लिए एक फाइनल डेस्टिनेशन बना दिया। दी फाइनल एक्ट, कयामत का दिन। तो अब हम उस दिन पर आ गए हैं। आइए इस अंजाम को घंटे दर घंटे, मिनट दर मिनट और सेकंड दर सेकंड महसूस करते हैं। इम्पैक्ट से कुछ घंटे पहले वो पत्थर अब धरती के एटमॉस्फेयर में घुसने वाला था। वो सूरज से ज्यादा चमकदार दिख रहा था। एक दूसरा झूठा सूरज जो तेजी से नीचे आ रहा था। जैसे ही उसने एटमॉस्फेयर की ऊपरी परत को छुआ, एक सोनिक बूम हुआ होगा। एक ऐसी आवाज जिसे इंसानी कान शायद सह भी ना पाए, जिसने हजारों मील दूर सो रहे टेरासोरस को उनकी नींद से जगा दिया होगा। ये ऑब्जेक्ट 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा, 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के एटमॉस्फेयर में घुसा। उसके आगे हवा इतनी कंप्रेस हुई कि वो प्लाज्मा में बदल गई, जिसका टेम्परेचर सूरज की सतह से भी ज्यादा था। इसने एक्चुअल इम्पैक्ट से पहले ही नीचे जमीन पर एक थर्मल फ्लैश भेजा, जिसने आंखों को अंधा कर दिया और सूखे पत्तों में आग लगा दी। उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 ट्रिलियन टन TNT के बराबर थी। और फिर आखिरी सेकंड में वो मैक्सिको की खाड़ी के पास शैलो समुद्र से टकराया। इस पॉइंट को ग्राउंड जीरो कहना भी इसके साथ इंसाफ नहीं होगा। जिस पल वो इम्पैक्ट हुआ, उस पल वो 10 किलोमीटर का पहाड़ और उसके नीचे 30 किलोमीटर तक धरती की क्रस्ट दोनों ही 1 सेकंड से भी कम में वेपराइज हो गए, यानी ठोस से सीधा गैस बन गए। एक ऐसी एनर्जी रिलीज हुई जिससे एक ट्रांसिएंट क्रेटर बना जो 100 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा था। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा गहरा। लेकिन ये गड्ढा फौरन ही वापस कोलैप्स हो गया, जिससे वो 150 किलोमीटर चौड़ा चिकसिलप क्रेटर बना जो आज हम जानते हैं। ये तबाही अब लाइट की स्पीड से हर दिशा में फैल रही थी। पहला मिनट इम्पैक्ट से पैदा हुई सेस्मिक वेव्स ने धरती को एक घंटी की तरह बजा दिया। रेक्टर स्केल पर 11 या 12 का भूकंप हर कॉन्टिनेंट पर महसूस हुआ। इसने दुनिया भर में ज्वालामुखियों को ट्रिगर कर दिया, जो फटकर और जहरीली गैस एटमॉस्फेयर में छोड़ने लगे। पहला घंटा इम्पैक्ट से उछला हुआ पिघला हुआ पत्थर, जिसे हम इजेक्टा कहते हैं, स्पेस तक पहुंच गया। जब ये लाल गरम कांच के टुकड़े यानी टेक्टिड्स वापस गिरे तो उन्होंने पत्थरों की आग वाली बारिश शुरू कर दी। उन्होंने एटमॉस्फेयर को इतना गर्म कर दिया जैसे एक इंडस्ट्रियल फर्नेस हो। हर वो जीव जो खुले में था, जो बर्फ या पानी के नीचे नहीं छिप सका, वो इस आग की भट्टी में जिंदा जल गया। ये था ग्लोबल फायर स्टॉर्म। अगले 6 से 8 घंटे इम्पैक्ट ने समुद्र के पानी को भाप बना दिया था और नीचे के पत्थरों को धक्का दे दिया था। इससे एक मेगा सुनामी पैदा हुई। ये लहरें आम सुनामी नहीं, बल्कि 300 मीटर से लेकर शायद 1 किलोमीटर तक ऊंची थी। इन लहरों ने अमेरिका के अंदर टेक्सास तक सफर किया और वहां समुद्री जीवों के फॉसिल छोड़े। जो भी जीव इम्पैक्ट जोन के आसपास थे, वो तो पलक झपकाते ही खत्म हो गए। लेकिन जो दूर थे, उनके लिए असली तबाही तो अभी शुरू होनी थी। द लॉन्ग नाइट, अंधेरे रात का दौर। उस इम्पैक्ट ने इतनी धूल, मिट्टी और सबसे जरूरी वेपराइज रॉक से बने सल्फर एरोसॉल्स एटमॉस्फेयर में फेंक दिए कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। धरती पर अंधेरा छा गया। सूरज एक धुंधला सा दाग बनकर रह गया। एक ऐसी इम्पैक्ट विंटर या न्यूक्लियर विंटर शुरू हो गई जो महीनों नहीं सालों तक चली। ये एक ऐसी अंधेरी रात थी जिसकी कोई सुबह नहीं थी। इस अंधेरे और ठंड ने डेडली चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिसने उन डायनासोर्स को भी मार दिया जो शुरुआती इम्पैक्ट से बच गए थे। चलिए इस स्लो डेथ को विस्तार में समझते हैं। फोटोसिंथेसिस शटडाउन एंड टेम्परेचर ड्रॉप। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे और उनका खाना बनाने का प्रोसेस अचानक से बंद हो गया। जमीन पर जंगल मरने लगे। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो पहले 20 से 25 डिग्री सेल्सियस था, वो गिरकर माइनस में चला गया। जो टीरेक्स फायर स्टॉर्म से बच गए, अब वो ठंड से मर रहे थे।
ओशन एसिडिफिकेशन एंड मरीन कोलैप्स। समुद्री जीवन के लिए ये और भी बुरा था। एटमॉस्फेयर में जो सल्फर एरोसोल थे वो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गए। इससे एसिड रेन शुरू हुई। ये एसिड समुद्रों में घुल गया और उन्हें एसिडिक बना दिया। इसने एमोनाइट्स जैसे शेल वाले जीवों और प्लैंकटन के कैल्शियम कार्बोनेट से बने खोल को पिघलाना शुरू कर दिया। प्लैंकटन समुद्री फूड चेन का बेस होते हैं। जब वो मरे तो उन्हें खाने वाली छोटी मछलियां भी मर गई और फिर उन्हें खाने वाली बड़ी मछलियां मरी और आखिर में उन्हें खाने वाले मोसासॉरस भी भूखे मर गए। समुद्री इकोसिस्टम नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। स्टारवेशन ऑन लैंड। जमीन पर भी यही हुआ। जब पेड़ पौधे खत्म हो गए तो उन्हें खाने वाले हर्बीवोर डायनासोर जैसे ट्राइसेरेटॉप्स और एडमोंटोसॉरस भूखे मरने लगे। उनके विशाल शरीर को जिंदा रहने के लिए हर दिन टन के टन खाना चाहिए था, जो अब अवेलेबल नहीं था। और जब शाकाहारी जानवर मर गए तो उनका शिकार करने वाले टीरेक्स जैसे मांसाहारी डायनासोर्स का भी अंत हो गया। भूख ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ये एक साइलेंट किलर था, एक ऐसी ठंड, अंधेरा और भूख जिसने धरती के 75% जीवों को मिटा दिया। बड़े बड़े समुद्री राक्षस जैसे मोसासॉरस, हवा में उड़ने वाले टेरासोरस और जमीन पर राज करने वाले हर तरह के नॉन एवियन डायनासोर्स सब इस लंबी रात में हमेशा के लिए सो गए। अ न्यू बिगनिंग, नई सुबह, नई दुनिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। जब डायनासोर्स का 150 मिलियन साल का राज खत्म हुआ तो उनकी परछाई में रहने वाले छोटे छोटे जीवों को एक मौका मिला। ये थे हमारे पूर्वज मैमल्स। डायनासोर्स के टाइम पर मैमल्स छोटे, डरपोक और रात में निकलने वाले जीव थे। उनका साइज चूहों जैसा था। वो दिन में छिप जाते थे और रात के अंधेरे में कीड़े मकोड़े ढूंढते थे। लेकिन जब टीरेक्स जैसे बड़े बड़े शिकारी खत्म हो गए तो इन छोटे छोटे मैमल्स के लिए एक नई दुनिया खुल गई। जो दुनिया पहले उनके लिए एक डेथ ट्रैप थी, अब वो उनके लिए एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गई। अगले कुछ मिलियन सालों में मैमल्स ने तेजी से इवॉल्व करना शुरू किया। इस प्रोसेस को एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। वो बड़े हुए, अलग अलग तरह का खाना खाने लगे और उन सारे इकोलॉजिकल नीशेस को भरने लगे जो डायनासोर्स के मरने की वजह से खाली हो गए थे। कुछ पानी में चले गए और डॉल्फिन्स और व्हेल्स बने। कुछ ने आसमान में उड़ना सीखा और बैट्स बन गए और कुछ जमीन पर ही रहे और घोड़े, हाथी, शेर और बंदर बने। इन्हीं बंदरों की शाखा से आगे चलकर हम इंसान इवॉल्व हुए। अगर वो ऑड क्लाउड का आवारा पत्थर उस दिन जुपिटर से ना टकराया होता, अगर सूरज ने उसे तोड़ा ना होता और अगर उसका एक टुकड़ा धरती से टकराया ना होता, तो शायद आज इंसान इस धरती पर ना होते। हमारा अस्तित्व उस तबाही का एक बाय प्रोडक्ट है। हम उस राख से उठे हैं जो डायनासोर्स के अंत से बची थी। कंक्लूजन, अ कॉस्मिक लॉटरी एंड अ वार्निंग। तो दोस्तों, डायनासोर के अंत की ये कहानी एक सिंपल एस्ट्रॉइड हिट से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें अनजान मुजरिम है, अनजान साथी हैं और एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट है जिसने हमारी धरती की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी 2 जरूरी सबक सिखाती है। पहला ये कि साइंस कैसे काम करती है। एक थ्योरी आई, नए सबूत मिले और उस सबूत की बुनियाद पर एक नई बेहतर थ्योरी बनी। साइंस कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि सच की एक लगातार खोज है। और दूसरा सबक एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। एक छोटी सी कॉस्मिक घटना, एक आवारा पत्थर का गलत मोड़ लेना पूरे प्लेनेट का इतिहास बदल सकता है। लाइफ, जैसे कि हम जानते हैं, एक कॉस्मिक लॉटरी की तरह है। डायनासोर्स का टिकट एक्सपायर हो गया और हमारा लग गया। आज हम इंसान उस ताकत को समझने लगे हैं। हम टेलीस्कोप से आसमान को स्कैन कर रहे हैं और खतरनाक एस्ट्रॉइड को ढूंढ रहे हैं। नासा का डार्ट मिशन इसका एक प्रमाण है, जहां इंसानों ने पहली बार जानबूझकर एक स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड से टकराकर उसके रास्ते को बदला। हम सिर्फ अब इस कॉस्मिक शूटिंग गैलरी में बैठे निशान नहीं हैं, हम अपने बचाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल ये है, क्या हम अकेले हैं और क्या इतिहास अपने आप को दोहराता है? इन्हीं सवालों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये कॉस्मिक इन्वेस्टिगेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि इस नई थ्योरी के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगले वीडियो तक सोचते रहिए, सीखते रहिए। I'll see you in the next one.